तो ये गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। वू जुनवान के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ उसकी सगी बहन जैसी साथी, जिसके साथ उसने जीवन मरण के क्षण बांटे थे, वह रहस्यमयी चंद्र महल की उसकी प्रिय बहन। दूसरी तरफ उसका पुरुष वीर प्रताप। चुनाव करना उसके लिए बेहद कठिन हो गया था, पर वू जुनवान ये भी अच्छी तरह जानती थी कि वीर प्रताप और यू एम्परर के बीच का ये संघर्ष अंत में किसी एक की जीत ही होगा। अभी तक जो हालात दिख रहे थे उनमें वीर प्रताप की जीत की संभावना कहीं अधिक लग रही थी। उत्तर देश की सेना तो पहले ही इतनी भयंकर शक्ति जुटा चुकी थी, ऊपर से रहस्यमयी चंद्र महल का भी पूरा समर्थन था वीर प्रताप को। अपनी प्रिय बहन के आहत होने का विचार ही वू जुनवान के हृदय में हल्की सी पीड़ा पैदा कर देता था। यू एम्परर तो निर्लिप्त मार्ग पर चल रही थी, यदि वह इस युवा के हाथों भ्रष्ट हो गई तो क्या वह कभी सच्ची स्वर्गीय देवी बन पाएगी। वीर प्रताप ने उसकी चुप्पी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी पर अभी भी पूरा भरोसा रखता हूँ। तभी वू जुनवान ने पूछ लिया, यदि एक दिन तुम सचमुच यू एम्परर को हरा दोगे तो उसके साथ क्या करने का इरादा है। ये सुनकर वीर प्रताप हल्के से मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने मुझसे ये सवाल 5 बार से कम नहीं पूछा। मेरा जवाब वही रहेगा, यदि वह मेरी पसंद की निकली तो मैं उसे अपनी स्त्री बना लूंगा और उसके गर्भ से संतान उत्पन्न करवाऊंगा। और यदि वह मेरी पसंद न हुई तो तुम्हारे कारण मैं उसे मारूंगा नहीं, बल्कि तुम दोनों को साथ रहने भी दूंगा। सच तो यह है कि दाइयों की सम्राज्ञी बहुत सुंदर बताई जाती है, पर वीर प्रताप ने कभी उसे देखा ही नहीं था। वह सचमुच नहीं जानता था कि वह कैसी दिखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी, दुनिया में सुंदरियों की कमी नहीं। पहले जब वीर प्रताप ने सार्वजनिक रूप से रानियां रखी थीं, तो बहुत सी कुलीन घरानों की लड़कियां आई थीं, ज्यादातर बेहद रूपवान। पर कोई भी 90 अंक तक नहीं पहुंची। 90 अंक वीर प्रताप की न्यूनतम सीमा थी। यदि कोई उस तक न पहुंचे तो वह उसे कभी नहीं अपनाता। यदि वह हर 90 से कम वाली सुंदरी को अपने अंतःपुर में ले लेता तो दुनिया में इतनी सुंदरियां हैं, क्या वह संभाल भी पाता। और लाभ की दृष्टि से देखें तो 90 से कम वाली स्त्रियां उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती। इसलिए दाइयों की सम्राज्ञी को अंतःपुर में लेना या न लेना, ये तभी तय होगा जब वीर प्रताप उसे अपनी आंखों से देख लेगा। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही पता चलेगा कि वह उसकी स्त्री बनने योग्य है या नहीं। ये सुनकर कि वीर प्रताप यू एम्परर को उसके साथ रहने देगा, वू जुनवान के चेहरे पर एक अजीब सी छाया फैल गई। उसे लगा कि वीर प्रताप को कुछ पता है जो वह छिपा रहा है। ठीक है, इन बातों की चिंता छोड़ो, मैं ऐसा नहीं हूं जो खून खराबे में आनंद लेता हो। वीर प्रताप के ये शब्द वू जुनवान को बिल्कुल विश्वास नहीं दिला पाए। आखिर वह एक शासक था, और वह भी पूरे संसार को एक छत्र के नीचे लाने का सपना देखने वाला शासक। चाहे कितना ही अनिच्छुक क्यों न हो, अंत में विश्व विजय के लिए उसे बहुत सारे लोगों का रक्त बहाना ही पड़ेगा, खासकर अन्य राजवंशों के सदस्यों का। यदि उन राजपरिवारों को खत्म न किया तो वीर प्रताप अपनी सत्ता कैसे स्थिर कर पाएगा। पर फिर भी शायद स्त्री शासकों के प्रति, खासकर यू एम्परर जैसी रूपसी शासक के प्रति, वीर प्रताप अलग व्यवहार करे। ये कामुक युवक संभवतः उसे युद्ध की विजय चिन्ह की तरह अपनाएगा, जैसे उसने खुद को अपनाया था। ये सोचकर वू जुनवान के मन में एक हल्की सी आह निकल गई। यदि उत्तर राजकुमार भवन पर कभी संकट आया तो यह महल पहले कदम उठाएगा। ये सुनकर वीर प्रताप मुस्कुराए, मैं जानता था कि मेरी प्रियतमा उत्तर राजकुमार भवन को संकट में नहीं देख सकती। वू जुनवान ने हल्के से कहा, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा दक्षिण अभियान सुगम हो, तुम शीघ्र महान शिया सम्राट बनो और जल्दी ही पूरे संसार को एक कर दो। वीर प्रताप ने आश्चर्य से पूछा, ओह, तो अब तुम भी मेरे विश्व एकत्व का समर्थन करती हो। वू जुनवान बोली, ये महल बस इतना नहीं चाहता कि प्रजा और युद्ध की मार झेले। हजारों वर्षों से युद्ध चल रहा है, इस बार इसे एक बारगी समाप्त कर दो। वीर प्रताप ने कहा, एक बारगी समाप्त करना असंभव है। अभी तो धुंधली दुनिया में हमारे कुछ शत्रु छिपे बैठे हैं। जब वे बाहर आएंगे युद्ध फिर भड़केगा। परंतु जब कई महान राजवंश एक हो जाएंगे तो प्रजा की स्थिति आज से कहीं बेहतर होगी।
संसाधन बढ़ जाएंगे, सभी राज्यों के लोग लाभान्वित होंगे। तभी वू जुनवान ने वीर प्रताप की ओर देखा और बोली, तुम जल्दी स्नान कर लो, तुम पर लोमड़ी की बदबू आ रही है। जेल A001 से अभी अभी निकला था वीर प्रताप, सच में बदबू काफी तेज थी। वो हंसे, अच्छा बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर उसने वू जुनवान के पास खड़ी दासी से कहा, जाओ देखो गर्म पानी तैयार है या नहीं, इस राजकुमार को स्नान करना है। उत्तर राजकुमार भवन का स्वामी होने के नाते वीर प्रताप जहां जाता वही उसका अधिकार था। चूंकि वह वू जुनवान के स्थान पर आया था तो स्नान भी वू जुनवान के ही स्नानघर में करेगा, ये तय था। दासी तेजी से मुड़ी और स्नानघर में जाकर गर्म पानी की जांच की। फिर लौटकर बोली, राजकुमार गर्म पानी तैयार है। वीर प्रताप बिना झिझक स्नानघर की ओर बढ़ा, पर अचानक उसे कुछ याद आया। वह वू जुनवान के पीछे गया और एक झटके में उसे पीठ से उठा लिया। फिर दुल्हन की तरह गोद में भर लिया। वू जुनवान घबराकर छटपटाए, यह क्या कर रहे हो? वीर प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, बस तुम्हारे साथ मंडारिन बत्तख स्नान करूंगा, तुम मेरी पीठ धो सकती हो। ये सुनकर वू जुनवान कुछ क्रोध से बोली, मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं, दासी से पीठ धुलवा लो। वीर प्रताप ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों से ही अच्छा लगता है। ऐसा कहते ही उसने वू जुनवान की सहमति का इंतजार किए बिना उसे गोद में उठाकर स्नानघर की ओर ले गया। मुरोंग शुए ने दोनों के जाते हुए देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। चाहे वू जुनवान कितनी भी गर्वीली क्यों ना हो, वीर प्रताप जैसे शरारती के सामने उसका कोई बस नहीं चलता। कुछ ही देर में मुरोंग शुए को कमरे से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। बाहर से तो बहुत धीमी लग रही थी, क्योंकि कमरे की दीवारें आवाज रोकने में माहिर थीं। पर यदि बाहर तक सुनाई दे रही थी तो अंदर की आवाजें कितनी तेज होंगी, ये सोचकर मुरोंग शुए मुस्कुराए। उसने पत्थर की मेज पर रखी ड्रैगन फीनिक्स चाय उठाए, एक प्याला अपने लिए भरा और धीरे धीरे चुस्कियां लेने लगी। मन ही मन सोचने लगी, शायद वीर प्रताप के दक्षिण अभियान से पहले उसे अपने कक्ष में बुलाकर सुलेख अभ्यास करवाना चाहिए। आखिर दक्षिण जाने के बाद वह यान प्रांत में बहुत दिनों तक नहीं लौट पाएगा, शायद लंबे समय तक महान शिया के राजमहल में ही रहना पड़े। उत्तर राजकुमार भवन की स्त्रियां उसे एक साल बल्कि कई साल तक नहीं देख पाएंगी। अब मुरोंग शुए में पहले वाली शर्म कहीं नहीं रही। पहले वह खुद को लज्जाहीन और कामुक समझती थी, पर उत्तर राजकुमार भवन में आकर वीर प्रताप के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसका मन बदल गया था। अब उसे लगता था कि स्त्री पुरुष के बीच का ये संबंध बिल्कुल सामान्य है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। आखिर वह वीर प्रताप की स्त्री है और वैवाहिक सुख लेना देना तो उचित ही है। और जब वह वीर प्रताप के साथ सुलेख करती है तो उसकी साधना भी बढ़ती है, यह उसके लिए पूरी तरह लाभदायक है। इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं, इसे खुले मन से स्वीकार करना ही बेहतर है। 1 महीने बाद उत्तर देश की सेना पूरी तरह इकट्ठी हो चुकी थी। मू चांगतियान के नेतृत्व में 2 लाख की विशाल सेना सीधे हेयान प्रांत की ओर कूच कर चुकी थी। वे सियुआन की नौसेना भी दक्षिण की ओर बढ़ने की पूरी तैयारी में लग गई थी। वीर प्रताप ने उत्तर देश के सारे कार्यभार झूगे झोंगुआन के कंधों पर डाल दिए। फिर स्वयं श्वेतयुआन चेन के नेतृत्व वाली 2 लाख की सेना के साथ दक्षिण अभियान पर निकल पड़े। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर वीर प्रताप ने परिवार का एक भव्य भोज रखा। वायुमेघ महल में उनकी सारी पत्नियां, उपपत्नियां और संतानें एकत्र हो आईं। वायुमेघ महल वास्तव में बहुत विशाल था। इतनी सारी स्त्रियां और बच्चे आने पर भी महल में खूब जगह बची हुई थी। फिर भी भविष्य में वे सब एक साथ भोजन नहीं करते। महल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राजकुमार भवन में लोग इतने अधिक थे कि एक ही चबूतरे पर सब समा नहीं सकते थे। परिवार के इस भोज में हर पत्नी और उपपत्नी के सामने अलग अलग थाली सजी जाती थी, पर्याप्त दूरी रखकर, ताकि सब सुविधा से भोजन कर सकें। वीर प्रताप ने महल में बैठी अपनी सारी स्त्रियों पर नजर डाली। फिर नजरें चू युकिन पर टिकाई और बोले, चू महोदया, मेरे जाने के बाद राजकुमार भवन की सुरक्षा का भार तुम पर है। चू युकिन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए पूरे भवन की रक्षा करूंगी। फिर वीर प्रताप की नजर वू जुनवान पर गई। मुस्कुराते हुए बोले, जुनवान राजकुमारी, मेरे परिवार की देखभाल में तुम भी हाथ बटाओगी ना? जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारा बदला जरूर चुकाऊंगा। ये सुनकर वू जुनवान ने गहरी नजर से उन्हें देखा। आखिर अब वह भी उनकी स्त्री थी, फिर भी परिवार के भोज में उन्हें राजकुमारी कह रहे थे। क्या वह राजकुमार भवन की सदस्य नहीं मानी जाती?
वू जुनवान ने उदासीन भाव से कहा, यदि राजकुमार भवन पर कोई संकट आया तो ये राजकुमारी हस्तक्षेप करेगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर वीर प्रताप ने महल में बैठी बाकी स्त्रियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जुनवान और महापंडित दोनों ही एकतप क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, स्वर्गीय देवी बनने के करीब हैं। उनके रहते मुझे विश्वास है कि कोई शत्रु इतना मूर्ख नहीं होगा कि उत्तर राजकुमार भवन पर हमला करने की सोचे। फिर भी सावधानी बरतना, मेरे यान प्रांत छोड़ने के बाद बाहर कम से कम निकलना, और यदि निकलना पड़े तो अधिक सैनिक साथ ले जाना या ऐसे स्थान पर रहना जहां महापंडित तुरंत पहुंच सके। मू जिजुवान ने तुरंत कहा, राजकुमार निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि भवन से बाहर न निकले और आपकी विजयी वापसी का इंतजार करेंगे। तभी चू युकिन को कुछ याद आया। उन्होंने कहा, चेन, इस बार दक्षिण जा रहे हो, शायद लंबे समय तक न लौट सको, क्यों न बाई को भी साथ ले चलो। वीर प्रताप ने थोड़ा विचार किया और बोले, ठीक है। फिर उन्होंने कोने में चुपचाप बैठी बाई किंकिंग की ओर देखा और कहा, बाई, इस बार तुम मेरे साथ दक्षिण चलोगी? जी राजकुमार, बाई किंकिंग ने भावहीन स्वर में कहा, पर उसके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसे खुशी थी कि उसके कोई संतान नहीं है, इसलिए वह वीर प्रताप के साथ रहकर उनकी सेवा कर सकेगी, जबकि बाकी पत्नियां यहाँ भवन में उनकी प्रतीक्षा करती रहेंगी। दूसरे कोने में बैठी शुए लिंगलोंग ये सारा दृश्य देख रही थी। महल में सब इतने स्नेहपूर्ण और एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर उसे अजीब सा लग रहा था। वह दानव संप्रदाय की जादूगरनी थी, यहाँ वह फिट नहीं बैठती थी। तभी वान किंगसी ने धीमे स्वर में उससे कहा, शुए बहन, तुम भी राजकुमार के साथ दक्षिण जा रही हो न? किसी ने पहली बार उससे बात की थी। शुए लिंगलोन को लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया। उसने कहा, हाँ, राजकुमार ने मुझे साथ चलने को कहा है। वान किंगसी मुस्कुराई, मुझे तुम पर ईर्ष्या हो रही है बहन। तुम राजकुमार की सेवा कर सकोगी, उनके साथ रहोगी, उनका स्नेह पाओगी। ये सुनकर शुए लिंगलोन हल्के से हंसी और बोली, यदि वांग बहन को इतनी ईर्ष्या है तो राजकुमार से कह क्यों नहीं देती कि वे तुम्हें भी साथ ले जाएं। वान किंगसी ने उदास मुस्कान के साथ कहा, मेरे बच्चे हैं बहन, उन्हें उत्तर राजकुमार भवन में देखभाल की जरूरत है। मैं राजकुमार के साथ दक्षिण नहीं जा सकती। इधर वान किंगसी और शुए लिंगलोन बातें कर रही थी, उधर वीर प्रताप की अन्य पत्नियां और उपपत्नियां भी आपस में गपशप कर रही थीं। महल अचानक हंसी ठहाकों और बातों से गूंज उठा। ये सब देखकर युन शियान को बहुत अजीब लग रहा था। महल में नौकरानियां और सेवक तो थे ही, पर बाकी सब वीर प्रताप की पत्नियां, उपपत्नियां या संतानें थीं, सब उनके निकट संबंधी। पर वह तो बस उनकी गुरु थी। गुरु होकर गुरुपुत्र के परिवार भोज में बैठना उन्हें थोड़ा असुविधाजनक लग रहा था। शुरू में वे आने वाली नहीं थी। एक साधक के लिए भोजन तृष्णा जैसी चीजें महत्वहीन हो चुकी थीं। कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकती थी, पर चेन वानरोग ने जोर देकर लाई थी, कहा था कि शायद वीर प्रताप कोई महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आए तो देखा बस पत्नियों पर लाड़ प्यार हो रहा है, कोई गंभीर चर्चा नहीं। युन शियान के मन में संदेह उठा, क्या वीर प्रताप उन्हें भी अपने अंतःपुर में शामिल करने की सोच रहे हैं। असुविधा तो थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी मू जिजुआन ने अचानक उनसे कहा, वरिष्ठ युन, राजकुमार की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। ये सुनकर युन शियान ने शांत स्वर में कहा, वीर प्रताप मेरा प्रत्यक्ष शिष्य है, मैं उसे कभी हानि नहीं पहुंचने दूंगी। चिंता न करें राजकुमारी। मू जिजुआन ने सिर झुकाकर कहा, तो मैं पहले से ही वरिष्ठ युन का आभार व्यक्त करती हूँ। युन शियान ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप राजकुमार भवन में बनाई गई सफेद शराब के घूंट लेती रहीं। भोज समाप्त हो गया। सभी स्त्रियां वीर प्रताप की ओर ताक रही थीं, ये जानने की उत्सुकता में कि आज रात की व्यवस्था क्या होगी। कल सुबह सुबह उन्हें दक्षिण जाना था। वीर प्रताप ने सब पर नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोले, चू महोदय, आज रात तुम वायु मेघ महल में ठहरना, तुमसे कुछ बात करनी है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी सारी पत्नियों और उपपत्नियों की सेवा कर ली थी, एक एक के पास जाकर। अब बस एक रात बची थी और कल सुबह जल्दी प्रस्थान करना था। सभी को वायु मेघ महल में नहीं रख सकते थे। ये सुनकर सुंदर चू युकिन के गालों पर हल्की सी लाली फैल गई। उन्होंने धीमे से कहा, जी समझ गई। फिर धीरे धीरे सभी स्त्रियां वायु मेघ महल से निकलने लगीं। अंत में बस मू जिजुआन और चू युकिन रह गईं। वीर प्रताप ने पहले मू जिजुआन और चू युकिन के साथ जल्दी से स्नान किया।
फिर चू युकिन के साथ मुख्य कार्य पर लगे। चू युकिन कुछ लाचार सी महसूस कर रही थी। याद आया कि खुद उन्होंने ही सुझाव दिया था कि हर रात 2 पत्नियां या उपपत्नियां उनकी सेवा करें। पर जब वीर प्रताप उन्हें किसी दूसरी स्त्री के साथ ऐसे कार्य में शामिल करते तो उन्हें घोर लज्जा आती। आज रात वीर प्रताप का मुख्य उद्देश्य चू युकिन के साथ कोई दुष्कर्म नहीं था। कार्य समाप्त होने के बाद उन्होंने चू युकिन और मू जिजुवान के साथ गहराई से चर्चा की। उनके जाने के बाद उत्तर राजकुमार भवन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। बातें चलती रहीं भोर होने तक। जब पहली किरण कमरे में आई तब वीर प्रताप को एहसास हुआ कि अब प्रस्थान का समय हो गया। राजधानी छोड़ते समय उन्होंने मन में ठान लिया था कि एक दिन लौटेंगे और आज वह दिन आ गया था। वीर प्रताप ने चू युकिन को अपनी बाहों से मुक्त किया, फिर उठकर स्नानघर की ओर गए। चू युकिन और मू जिजुवान भी झट से उठी। उन्होंने उनका स्नान करवाया, फिर स्वयं हाथों से काले वस्त्र पर सुनहरी किनारी वाला चोगा पहनाया। पहनने के बाद वीर प्रताप ने दोनों की ओर देखा और बोले, चू महोदया, मेरी प्रिय पत्नी, राजकुमार भवन अब तुम्हारे भरोसे है। दोनों ने एक साथ कहा, राजकुमार, चेन यात्रा में सावधान रहना। हम आपकी शीघ्र वापसी की प्रतीक्षा करेगी। वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराया, ज्यादा कुछ न कहा। फिर बाहर की ओर बढ़ चले। राजकुमार भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उनकी सारी पत्नियां और उपपत्नियां पहले से खड़ी थीं। सबके चेहरों पर विरह की छाया थी। कोई नहीं जानता था कि दक्षिण यात्रा से कब लौट पाएंगे। वीर प्रताप ने सबको देखा। होठों पर मुस्कान आए। इस संसार में आने के लगभग 20 वर्ष हो गए थे। इतना सुखी, इतना बड़ा परिवार पिछले जन्म में ये सपना भी नहीं देखा था। चाहे ये प्रणाली ने उन्हें क्यों चुना, कम से कम उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। इस संसार और प्रणाली के प्रति कृतज्ञ थे। एक एक से विदाई ली, फिर रथ में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस बार आनपिन शहर तक रेल से जाएंगे। वहां साम्राज्य सेना की पूरी तैयारी होगी, फिर की देश को समाप्त करने का अभियान छेड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में वीर प्रताप आनपिन शहर में ही रहेंगे जब तक दक्षिण मार्ग की सारी बाधाएं पूरी तरह हट न जाएं। उसके बाद सीधे राजधानी पर चढ़ाए राहत अभियान के लिए। शरद की हवा सरसराती हुई। दक्षिण जाती रेल में बैठकर वीर प्रताप खिड़की से बाहर देखते रहे। चारों ओर पीली चादर बिछ गई थी, पत्तियां हवा में नाच रही थीं। मन में गहरी भावुकता छा गई। पृथ्वी पर पढ़ाई के दिनों में दूसरों के इतिहास पढ़े थे, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन खुद इतिहास रचने वाला बनेंगे। उम्मीद थी कि इस बार सब सुगम होगा। एक बार सिंहासन हासिल कर लिया, संसार एक कर लिया तो आधी सफलता हो जाएगी। बाकी महान राजवंशों को गिराना इतना कठिन नहीं रहेगा। कि देश की राजधानी, कि राजकुमार भवन, कि राजकुमार लूहे और ताए ने शाम का भव्य भोज रखा था, कि देश की सीमा में रहने वाले कुलीन परिवारों के मुखियाओं को आमंत्रित किया था। उस समय की राजकुमार ने हाथ में प्याला लिए कहा, उत्तर राजकुमार उत्तर देश से हम पर लालची नजरें गड़ाए बैठा है। अखबार में युद्ध घोषणा तक छपवा दी है। लगता है जल्द ही वह सेना लेकर दक्षिण चढ़ आएगा। सब लोग सोचिए, अब आगे क्या करना चाहिए। ये सुनकर विशाल महल में सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई बोल नहीं पाया। सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो डरावना था। तभी एक परिवार के मुखिया ने कहा, दूसरी बातें छोड़िए, बस उत्तर राजकुमार ने उत्तर देश में जो कुछ किया है उसे देखकर ही हम उसे सिंहासन पर नहीं बैठने दे सकते। सिंहासन पर चढ़ते ही कुलीनों की शक्ति छीन लेगा, सारी भूमि अपने नाम कर लेगा, हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। ये सुनकर दूसरे ने सहमति जताई, बिल्कुल सही, हमें हर कीमत पर साम्राज्य की मदद करनी होगी, उत्तर राजकुमार को दक्षिण आने से रोकना होगा। कि राजकुमार ने प्याले में शराब घुमाई, फिर उदासीन स्वर में बोले, महान वू की लाखों की सेना उत्तर देश ने कुचल दी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि उत्तर देश की सेना रोक सकूं? तभी एक मुखिया ने तुरंत कहा, राजकुमार निश्चिंत रहिए, इस संकट में हमारे कुलीन परिवार एकजुट होकर पूरा सहयोग देंगे। सैनिक चाहिए, अनाज चाहिए, जो भी मांगेंगे हम देंगे। ये सुनकर कि राजकुमार के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बोले, तुम्हारे सहयोग से मुझे भरोसा हो गया, पर उत्तर देश के रहस्यमय हथियार मुझे चिंतित करते हैं। पिछली बार जब उत्तर राजकुमार ने ल्यूई राजकुमार की मदद की और हेयान प्रांत पर चढ़ाई की तो बेहद कम समय में पूरा प्रांत कब्जा कर लिया। तभी वांग परिवार के वर्तमान मुखिया खड़े हुए और बोले, राजकुमार चिंता न करें, उत्तर राजकुमार के दक्षिण आने को रोकने के लिए हमारा वांग परिवार
भेदक बादल धनुष और भेदक बादल बाण की देश को सौंपने को तैयार है। इन हथियारों से आपकी सेना उत्तर राजकुमार को अवश्य हराएगी। जियांगनान के कुलीन परिवार नष्ट हो चुके थे। सुफेंग शहर से भागे कुछ लोग की देश आए थे कि राजकुमार ने उन्हें शरण दी। जियांगनान परिवारों की पुरानी शान नहीं रही, पर संसाधन अभी भी थे। भागते समय वान परिवार ने बहुत से भेदक बादल धनुष और बाण साथ ले आए थे। भेदक बादल धनुष से महागुरु को भी आसानी से मार गिराया जा सकता था कि राजकुमार हमेशा इसे ललचाते रहे थे, पर वान परिवार ने राजकुमार से सावधान रहते हुए कभी प्रकट नहीं किया। पर इस बार मजबूरी थी। यदि उत्तर राजकुमार दक्षिण आया तो परिवार का नामोनिशान मिट सकता था। सुम सम्राट से भी उत्तर राजकुमार कुलीनों के लिए कहीं अधिक भयानक था। सुम सम्राट ने सिर्फ कुछ परिवारों को समाप्त किया था, पर उत्तर राजकुमार अधिकांश को खत्म करने की धमकी दे रहा था, उन्हें अपनी अधीनता में लाकर गुलाम बनाना चाहता था। वान परिवार के मुखिया का ये प्रस्ताव सुनकर कि राजकुमार के मन में हर्ष की लहर दौड़ी। उन्होंने प्याला एक घूंट में खाली किया और घोषणा की, निश्चिंत रहो, जब तक मैं जीवित हूं उत्तर राजकुमार को दक्षिण नहीं आने दूंगा। मन ही मन सोच रहे थे साम्राज्य की 2 लाख सेना, ऊपर से उन्होंने चुपके से बढ़ाई हुई 10,000 सेना और पहले से उपलब्ध 50,000, कुल मिलाकर लगभग 5 लाख सैनिक। यदि भूभाग का लाभ उठाकर शहरों को मजबूत किले बनाकर रक्षा की जाए तो उत्तर राजकुमार की 2 लाख सेना दक्षिण आने में असमर्थ रहेगी। ये सोचकर कि राजकुमार के चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान फैल गई। वे जानते थे कि उत्तर राजकुमार से सीधा युद्ध नहीं करना चाहिए, उसकी सेना ने महान वू को हराया था। पर युद्ध की जीत हमेशा सेना की ताकत पर नहीं होती कि देश मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र के बीच स्थित है, प्राकृतिक पर्वत दीवार की तरह है। कुछ शहर पहाड़ी दर्रों के बीच बसे हैं, शत्रु को रोकने के लिए बेहतरीन चौकियां। कि राजकुमार का विश्वास था यदि हमला न किया जाए, सारी शक्ति रक्षा पर लगाई जाए और साम्राज्य की 2 लाख सेना का साथ मिले तो उत्तर राजकुमार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक इसी विचार में डूबे थे कि अचानक एक सैनिक भागता हुआ महल में दाखिल हुआ और चीखा, राजकुमार, उत्तर देश की सेना आ पहुंची है। ये सुनकर कि राजकुमार का चेहरा एकदम काला पड़ गया। इतनी जल्दी? तुरंत पूछा, साम्राज्य सेना कहाँ है? सैनिक ने तेजी से कहा, साम्राज्य सेना जियांग शहर पहुंच चुकी है। थोड़ा विचार किया, फिर तुरंत शाम का भोज समाप्त किया और कि देश के सभी सेनापतियों को बुलावा भेज दिया। जियांग शहर। शरद की ठंडी हवा चीखती हुई बह रही थी। साम्राज्य के सेनापति दू योंगयुआन शहर की प्राचीर पर खड़े थे। दूर क्षितिज पर उत्तर देश का झंडा लहराता दिख रहा था। उनकी आंखें उसी पर टिकी थीं, मन में चिंता की गहरी लकीरें खींच रही थीं। उन्होंने कभी उत्तर देश के सैनिकों की ताकत खुद नहीं देखी थी, पर वीर प्रताप के आने के बाद उत्तर देश ने जो युद्ध लड़े थे उनसे साफ पता चलता था कि महान सुम की सेना उसके सामने टिक नहीं पाती। उत्तर देश ने उत्तर के बर्बर कबीलों को कुचला, फिर महान वू जैसी शक्तिशाली सेना को हराया, यहां तक कि वू को भूमि काटकर हरजाना देने पर मजबूर कर दिया। अब उत्तर देश सिर्फ किसी राजवंश का सामंत राज्य नहीं रहा था। और इस बार दक्षिण अभियान पर सिर्फ उत्तर देश की सेना नहीं जा रही, वीर प्रताप खुद जा रहे थे। यदि सिर्फ सेना होती तो शायद कोई राजनीतिक मकसद होता, पर राजकुमार का साथ होना साफ बता रहा था ये सिंहासन की लड़ाई है। जो भी उनके रास्ते में आएगा उत्तर देश की साम्राज्य सेना उसे चूर चूर कर देगी। दू योंगयुआन के मन में एक और गहरी बेचैनी थी। उत्तर जाते समय सुम सम्राट ने किसी के माध्यम से संकेत दिया था, उत्तर देश की सेना से भिड़ंत होने पर सिर्फ दिखावटी विरोध करना, असली टक्कर नहीं। अंत में साम्राज्य सेना की हार का नाटक करना। दू योंगयुआन बुद्धिमान थे, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि सुम सम्राट क्या चाहते हैं। वे वीर प्रताप को राजधानी तक खींचना चाहते हैं। सम्राट का यह इरादा तो ठीक था, पर 2 लाख की सेना को उत्तर भेजकर मौत के मुंह में क्यों धकेलना? बेहतर था कि सेना को राजधानी में ही रोके रखते, वीर प्रताप के आने का इंतजार करते। ऐसा करने से क्या मिलता? साम्राज्य की सेना व्यर्थ नष्ट होती, सैनिकों का मनोबल टूटता। जब वीर प्रताप राजधानी पहुंचते तो साम्राज्य की जीत की संभावना और भी कम हो जाती। तभी एक उप सेनापति उनके पास आए और बोले, सेनापति जी, स्काउट्स की रिपोर्ट है, आनपिंग शहर के आसपास उत्तर देश के सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। क्या हम पहले हमला कर दें? ये सुनकर दू योंगयुआन के मुंह से हल्की सी हंसी निकली। हमला? तुम्हारी कल्पना तो कमाल की है।
सुना है युनगॉन प्रांत की लड़ाई में उत्तर देश ने महान वू की 3 लाख की सेना को एक दिन से भी कम में तितर-बितर कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे नए नवेले सैनिक महान वू के अनुभवी योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर हैं? दू योंगयुआन के अधीन 2 लाख साम्राज्य सैनिक कुलीन सेना नहीं थे। ज्यादातर पिछले 1-2 साल में भर्ती हुए थे, कई ने कभी युद्ध देखा तक नहीं था। लड़ने की क्षमता नामात्र की। उनके मन में संदेह उठा, क्या सुम सम्राट ने जानबूझकर इन 2 लाख को मौत के घाट उतारने भेजा है, ताकि उत्तर देश को लगे कि यही साम्राज्य की असली ताकत है और वे सतर्कता छोड़ दें। यदि शुरू में ही कुलीन सेना भेजी जाती तो वीर प्रताप दक्षिण मार्ग पर बेहद सावधान रहते। सेना न भेजना भी संभव नहीं था। यदि एक सैनिक भी न भेजा जाता तो सबसे मूर्ख भी समझ जाता कि राजधानी में बड़ा जाल बिछाया गया है। चाहे जो कारण हो, दू योंगयुआन के मन में घोर निराशा थी। आखिर वे सेनापति थे, हार उनके नाम पर दाग लगाएगी। पर वे जानते थे कि उनके 20,000 नए सैनिक उत्तर देश की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे। वे बस सुम सम्राट के हाथ का एक औजार थे। ये सोचकर दू योंगयुआन ने गहरी सांस ली। व्यर्थ था सब। वे सिर्फ सेनापति थे, कुछ बदल नहीं सकते। बस सम्राट के आदेश का पालन करेंगे। उधर आनापिंग शहर में, जहां वीर प्रताप अस्थायी रूप से ठहरे थे, कई दिनों की तैयारियों के बाद युद्ध पूर्व सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी थीं। बस वीर प्रताप का आदेश बाकी था। तभी श्वेतयुआन चेन उनके अस्थायी कार्यालय में आए। बोले, महाराज, अब बस आपका आदेश चाहिए। वीर प्रताप ने मेज पर बिछे नक्शे पर नजर डाली, फिर शांत स्वर में कहा, जल्दबाजी मत करो, किसी को भेजो, ये पत्र जियांग शहर के सेनापति तक पहुंचा दो। ऐसा कहकर उन्होंने अभी अभी लिखा पत्र श्वेतयुआन चेन की ओर सरका दिया। पत्र देखते ही श्वेतयुआन चेन समझ गए, वीर प्रताप दू योंगयुआन को आत्मसमर्पण के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर दू योंगयुआन और उनकी 2 लाख सेना महान सुम के थे और वीर प्रताप खुद महान सुम के सामंत थे। युद्ध से बचना बेहतर था। श्वेतयुआन चेन ने पत्र लिया और तुरंत कहा, दास अभी व्यवस्था करता हूं। फिर वे अध्ययन कक्ष से निकले और किसी को वीर प्रताप का हाथ से लिखा पत्र दू योंगयुआन तक पहुंचाने भेज दिया। शाम ढलते ढलते दू योंगयुआन मध्यम मोमबत्ती की रोशनी में नक्शा देख रहे थे, सबसे सुरक्षित पीछे हटने का रास्ता तलाश रहे थे। तभी द्वार पर सैनिक ने कहा, सेनापति जी, उत्तर राजकुमार पक्ष से एक दूत आया है। ये सुनकर दू योंगयुआन चौंक गए। तुरंत कमरे से निकले और द्वार पर खड़े सैनिक से पूछा, किसने भेजा है दूत? सैनिक ने कहा, उत्तर राजकुमार ने। थोड़ा विचार कर दू योंगयुआन बोले, दूत को तुरंत मेरे अध्ययन कक्ष में ले आओ। जी, सेनापति। कुछ ही देर में एक उत्तर देश का सैनिक साधारण वेश में दू योंगयुआन के कक्ष में पहुंचा। हाथ में पत्र देकर बोला, दू सेनापति, ये हमारे महाराज का व्यक्तिगत पत्र है। वे आशा करते हैं कि आप राज्य की भलाई को पक्षपात से ऊपर रखें और देशद्रोहियों का साथ न दें। ये सुनकर दू योंगयुआन के मन में ठहाका उठा। उत्तर राजकुमार दूसरों को देशद्रोही कहता है, जबकि खुद दक्षिण चढ़कर सिंहासन हथियाने आ रहा है। फिर उन्होंने सैनिक के हाथ से पत्र लिया और ध्यान से पढ़ा। वीर प्रताप का संदेश सरल था, सिंहासन की लड़ाई में न पड़े, आत्मसमर्पण कर दें। दू योंगयुआन सोचने लगे, यदि सीधे समर्पण कर दिया तो क्या वे उत्तर राजकुमार के पक्ष में नहीं खड़े हो जाएंगे? सिंहासन की लड़ाई में तो फंस ही जाएंगे। और सुम सम्राट अभी जीवित हैं। उत्तर राजकुमार का दक्षिण आना उनकी सत्ता पर चुनौती है। समर्पण करने का मतलब खुद को विद्रोही घोषित करना। ऐसा किया तो राजधानी में रहने वाले रिश्तेदारों और मित्रों पर क्या बीतेगी? इसलिए दू योंगयुआन ने उत्तर देश के सैनिक से कहा, तुम लौट जाओ और उत्तर राजकुमार को मेरी ओर से धन्यवाद कहना उनके अच्छे इरादे के लिए। पर मेरे परिवार और मित्र राजधानी में हैं। मैं न तो देशद्रोही बनना चाहता हूं, न ही बन सकता हूं। सैनिक ने बस इतना कहा, समझ गया। फिर दू योंगयुआन ने उस उत्तर देश के सैनिक को जियांग शहर से सुरक्षित बाहर भेज दिया। सैनिक के जाने के बाद दू योंगयुआन पत्र को हाथ में लिए खाली खाली नजरों से ताकते रहे। अंत में कौन विजयी होगा, ये वे नहीं जानते थे। उत्तर देश की शक्ति निश्चय ही भयंकर थी, महान वू को भी हरा चुकी थी। पर दक्षिण के राजकुमार लू यी और झाओ राजा भी कम नहीं थे। दोनों के पास सिंहासन की दावेदारी थी। पर मुख्य बात यही थी, उनके प्रियजन राजधानी में थे। इस समय साम्राज्य का साथ छोड़ना असंभव था। समर्पण किया तो उनके प्रियजन सबसे पहले शिकार बनेंगे। जब वीर प्रताप ने दूत से दू योंगयुआन का जवाब सुना तो उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं उभरा।
प्राचीन काल में सेनापति का परिवार तो मानो बंधक ही होता था। यदि सेनापति ने विश्वासघात किया तो पूरा कुल उसी दंड का भागी बन जाता, सजा की मार से कोई नहीं बचता। बेशक कुछ इतने निष्ठुर होते हैं कि परिवार की जान मौत की परवाह किए बिना शत्रु के साथ जा मिलते हैं, बस अपनी जान और भविष्य बचाने के लिए। यदि दु योंगयुआन ऐसे ही ठंडे खून का व्यक्ति होता तो भले ही वह सचमुच समर्पण कर देता, वीर प्रताप उसे कभी भरोसे की जगह नहीं देते। अंत में तो शायद उसे ही समाप्त कर देते। पर दु योंगयुआन का पहला इनकार सुनकर वीर प्रताप को लगा कि इस मनुष्य में अभी कुछ मानवता बाकी है। ऐसे व्यक्ति को मनाना, टटोलना यह उचित था। यदि वह सिर्फ अपनी जान का लोभी और बेहद क्रूर होता तो आगे चलकर ऐसे व्यक्ति को काबू में रख पाना मुश्किल होता। अगली सुबह उठते ही वीर प्रताप ने सेनापतियों को बुलावा भेजा, एक छोटी सी सैन्य बैठक के लिए। सेनापति जब सुने कि राजकुमार ने बुलाया है तो सबके मन में उत्साह उमड़ आया। लगा कि अब जियांग शहर पर हमला होगा। पर जब वे वीर प्रताप के अध्ययन कक्ष में पहुंचे तो पता चला कि योजना कुछ और है। वीर प्रताप ने रेत के मॉडल के चारों ओर खड़े सेनापतियों पर नजर डाली। फिर शांत स्वर में बोले, कल मैंने जियांग शहर के सेनापति को समर्पण के लिए पत्र भेजा था। उसने मना कर दिया। ये सुनकर एक सेनापति ने तुरंत कहा, राजकुमार की बात ठुकराने की हिम्मत। महाराज, अब क्यों न सेना बढ़ाकर जियांग शहर पर चढ़ाई कर दें। सबकी नजरें वीर प्रताप पर टिक गईं, उनके जवाब की प्रतीक्षा में। वीर प्रताप ने उदासीन भाव से कहा, सेना तो बढ़ाएंगे ही, पर असली युद्ध के लिए नहीं। सब एक पल के लिए ठिठक गए। असली युद्ध नहीं, युद्ध में ऐसा भी कोई दिखावा होता है। वीर प्रताप ने आगे कहा, जियांग शहर के सैनिक महान सुम के हैं। तुम भी महान सुम के हो। महान सुम का राजकुमार होने के नाते मैं नहीं चाहता कि हमारी ही प्रजा एक दूसरे का खून बहाए। श्वेतयुआनचेन ने तुरंत समझ लिया, वीर प्रताप प्रजा के हृदय जीतना चाहते हैं। दया और करुणा दिखाकर लोगों का मन जीतना चाहते हैं। पर फिर भी उन्होंने पूछा, महाराज, आपका इरादा समझ गया। पर जियांग शहर के सेनापति ने समर्पण ठुकरा दिया है। यदि हम असली हमला न करें तो जियांग शहर कैसे कब्जे में आएगा, और फिर की देश को कैसे समाप्त करेंगे। वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सरल है। बाद में किसी को जियांग शहर के सामने भेजना, उनके सैनिकों को चेतावनी देना कि उत्तर की दीवार से दूर रहें। हम दोपहर में हमला करेंगे। ये सुनकर सेनापति एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हमले से पहले शत्रु को चेतावनी, ये कौन सी चाल है। वीर प्रताप ने जारी रखा, दोपहर को तोपखाने की सेना उत्तर की दीवार पर गोले बरसाएगी जब तक वह ढह न जाए। दीवार गिरते ही हमला तुरंत रोक देना। श्वेतयुआनचेन को एकदम समझ आ गया। वीर प्रताप तोपों की ताकत से महान सुम के सैनिकों को डराना चाहते हैं। जब वे तोपों का भयंकर प्रभाव देख लेंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा। श्वेतयुआनचेन ने कहा, समझ गया। मैं अभी किसी को जियांग शहर की रक्षा सेना को चेतावनी देने भेजता हूं। फिर सब तुरंत कार्य में जुट गए। कुछ ही देर बाद जियांग शहर के बाहर उत्तर देश की सेना की एक टुकड़ी दिखी। उनके हाथों में कुछ अजीब सी चीजें थीं। उत्तर देश की घुड़सवार सेना को देखते ही महान सुम के सैनिकों ने तुरंत दु योंगयुआन को सूचना दी। दु योंगयुआन झट से प्राचीर पर चढ़ आए, सैनिकों को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। पर तभी उन्हें दिखा, उत्तर देश से सिर्फ कुछ 100 घुड़सवार आए हैं। हमले की तैयारी जैसी नहीं लग रही। ऊपर से उनके हाथों में कुछ विचित्र वस्तुएं हैं। तभी उत्तर देश का एक सैनिक एक अस्थायी नरसिंगे की तरह मुख में लगाकर जोर से चिल्लाया, आज दोपहर उत्तर देश की सेना उत्तर द्वार पर हमला करेगी। आप सब महान सुम के प्रजा हैं, इसलिए हमारे महाराज ने विशेष रूप से हमें भेजा है। दोपहर तक उत्तर द्वार से दूर रहें, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सुनकर दु योंगयुआन स्तब्ध रह गए। उत्तर राजकुमार हमले से पहले सूचना दे रहा है। क्या ये वीरता का ऐसा प्रदर्शन है, या फिर उत्तर राजकुमार अभी भी उन्हें समर्पण के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है? जानबूझकर पहले सूचना देकर अंतिम दबाव डालना चाहता है। यदि दोपहर तक समर्पण न किया तो उत्तर देश की सेना सचमुच हमला कर सकती है। दु योंगयुआन इसी सोच में डूबे थे कि उत्तर देश का सैनिक फिर चिल्लाया, हमारे हथियार तुम्हारे मांस मज्जे से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। दोपहर से पहले उत्तर दीवार से हट जाओ, वरना जो होगा सो होगा। तभी उत्तर देश की घुड़सवार सेना बिखर गई। सामने आए बिना तीर वाले बांस के डंडे, उन पर पर्चे बांधे गए।
फिर वे लगातार उन पर्चों को शहर की दीवारों की ओर फेंकने लगे। ये दृश्य देख महान सुम के सैनिकों को लगा कि हमला शुरू हो गया। तभी एक डंडा सीधा दू योंगयुआन की ओर उड़ा। एक सैनिक ने चेतावनी दी, सेनापति जी सावधान। दू योंगयुआन ने बिना घबराए हाथ बढ़ाया, डंडा पकड़ लिया, उससे लगा पर्चा निकाला और ध्यान से पढ़ने लगे। पर्चे पर संदेश सरल था, वही जो सैनिक चिल्ला रहा था। दोपहर तक उत्तर दीवार से दूर रहें, उत्तर देश हमला करेगा। फिर दू योंगयुआन ने सैनिकों को आश्वस्त किया, घबराओ मत, उत्तर देश ने अभी हमला नहीं किया। तभी एक उपसेनापति ने भी एक डंडा पकड़ा, पर्चा देखा, फिर ठहाका लगाकर बोला, हास्यास्पद है। उत्तर देश हमला करने वाला है और हमें शहर की रक्षा न करने को कह रहा है। क्या वे चाहते हैं कि हम चुपचाप बैठकर उन्हें अंदर आने दें? दू योंगयुआन ने उस उपसेनापति की ओर देखा जिसने अभी बोलकर हंसी उड़ाई थी। फिर शांत स्वर में बोले, उपसेनापति लियू, आज दोपहर तुम उत्तर द्वार की रक्षा का भार संभालोगे। उपसेनापति लियू ने तुरंत छाती ठोककर कहा, सेनापति जी निश्चिंत रहिए, आपका अधीनस्थ उत्तर देश के एक सैनिक को भी द्वार के पास नहीं फटकने देगा। दू योंगयुआन ने और कुछ नहीं कहा। दूर खड़े उत्तर देश के घुड़सवारों को देखते रहे जो अभी भी चिल्ला चिल्लाकर कुछ कह रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे, ये लोग क्या चाल चल रहे हैं। उन्हें पहले से सुनाई देता था कि उत्तर देश के हथियार भयंकर हैं, पर कभी आंखों से नहीं देखा था। शहर पर चढ़ाई करने से पहले उत्तर राजकुमार ने जानबूझकर दूत भेजकर चेतावनी दी, अपने हथियारों की ताकत बताए। बाहर से तो डराना धमकाना लगता था, समर्पण करवाने की कोशिश, पर दू योंगयुआन को लगा कि इसमें गहरा मतलब छिपा है। उत्तर देश के हथियार सचमुच इतने भयावह हैं कि राजकुमार पहले से चेतावनी दे रहा है ताकि लोग दीवार पर खड़े न हो और अनावश्यक जाने न जाएं। इससे प्रजा का मन जीतने की कोशिश भी दिखती है। दू योंगयुआन ने भौहें सिकोड़ी, सोचने लगे कौन सा हथियार इतना डरावना है कि उत्तर राजकुमार ने विशेष दूत भेजकर कहा कि दीवार पर मत खड़े होना। जितना सोचते उतनी ही बेचैनी बढ़ती। उन्होंने उपसेनापति लियू को उत्तर द्वार पर तैनात करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि यह व्यक्ति उनकी अपनी सेना का नहीं था। यदि उत्तर देश के हथियारों की असली ताकत देखनी है तो पहले इन पर देख लें। यदि मौत आए तो अपनी आदमियों की नहीं आएगी। फिर उन्होंने और सैनिकों को द्वार पर तैनात करने का दिखावा किया जैसे उत्तर देश के हमले को बहुत गंभीरता से ले रहे हों। पर दीवार पर खड़े ज्यादातर सैनिक चालाक बूढ़े योद्धा थे, वे उनके आदेशों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। इधर उत्तर देश के कुछ 100 घुड़सवार आधे दिन से जियांग शहर की उत्तर दीवार के बाहर चिल्ला रहे थे। महान सुम के सैनिकों को तो पता ही था, जल्दी ही शहर के आम लोग भी खबर पा गए। प्रजा को सम्राट कौन है इससे मतलब नहीं था, पर युद्ध उनके लिए अभिशाप था। वे डर रहे थे कि यदि उत्तर देश के सैनिक शहर में घुसे तो लूटपाट और कत्लेआम मच जाएगा। अचानक जियांग शहर में डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई। सुबह बीत गई। दू योंगयुआन प्रेरी मीनार पर नहीं थे, पर उत्तर द्वार से ज्यादा दूर भी नहीं। उपसेनापति लियू को अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं था। वह मीनार पर खड़े होकर देख रहे थे, उत्तर देश के सैनिक कुछ अजीब से ठीले उत्तर द्वार के पास ला रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे, दू योंगयुआन कितने कायर हैं कि मुझे द्वार की रखवाली सौंप दी। सोचा था कि लौटकर सुम सम्राट को आज की सारी बातें लिखकर बताएंगे। तभी बाहर से लगातार ढोल की थाप सुनाई दी। छत पर खड़े दू योंगयुआन ने भौहें चढ़ाईं और उत्तर द्वार की ओर देखा। ढोल की आवाज का मतलब था उत्तर देश की मुख्य सेना ने हमला शुरू कर दिया। आओ देखते हैं कितने भयंकर हैं वे हथियार जिन्होंने बर्बर कबीलों को कुचला, महान वू को भूमि काटकर हर्जाना देने पर मजबूर किया। उसी पल एक लोहे का गोला सीधा उत्तर मीनार पर आ गिरा। उपसेनापति लियू ने उसे देखा, समझे कि कुछ नहीं, और चिल्लाए, तैयार हो जाओ। धड़ाम, पर आदेश पूरा होने से पहले ही गोला फटा। मीनार चूर चूर हो गई। उपसेनापति लियू और उसके साथ खड़े सैनिक टुकड़ों में बिखर गए। दूर से दू योंगयुआन ने भयंकर धमाका सुना। मीनार पलक झपकते ढह गई। वे स्तब्ध रह गए, पर उत्तर देश की तोपें अभी शुरू हुई थीं। अगले ही पल फिर धमाका, उत्तर द्वार में विशाल छेद हो गया। दू योंगयुआन छत पर खड़े खड़े ठिठक गए। फिर एक के बाद एक गोले बरसने लगे। उत्तर दीवार पर खड़े सारे सैनिक एक झटके में उड़ गए। दीवार के टुकड़े उड़ते, सैनिकों के अंग बिखरते। दू योंगयुआन को अब समझ आया कि उत्तर राजकुमार ने हमले से पहले बाहर चिल्लवाकर क्यों चेतावनी दी थी।
उन्हें शक हुआ यदि वे अभी भी उत्तर मीनार पर खड़े होते तो शायद उनका शरीर भी पूरा न बचता। यही है उत्तर देश के हथियार। भयंकर। इस युद्ध को कैसे लड़ा जाए? उत्तर देश के हाथ में ऐसे हथियार हैं तो महान सुम का दरबार टिक ही नहीं सकता। अचानक दू योंगयुआन के मन में डर की लहर दौड़ गई। लगभग 2 घंटे बाद द्वार पूरी तरह उड़ा दिया गया, विशाल छेद हो गया, दीवार ढह गई। यदि अब उत्तर देश के सैनिक चढ़ आए तो शहर के 2 लाख सैनिकों के पास कोई रक्षा का साधन नहीं बचेगा। पर तभी तोपों की गड़गड़ाहट रुक गई। बाहर से फिर ढोल की थाप सुनाई दी। दू योंगयुआन तुरंत अपने आदमियों को लेकर उत्तर द्वार की ओर बढ़े। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। रक्षक सैनिकों का एक भी शरीर पूरा नहीं बचा था। उनके पीछे खड़े सैनिकों की आंखों में अब डर ही डर था, लड़ने की कोई इच्छा शेष नहीं बची। छेद से साफ दिख रहा था उत्तर द्वार के बाहर उत्तर देश की विशाल सेना खड़ी है, बस थोड़ी दूर। पर वे हमला नहीं कर रहे, बस खड़े हैं, जैसे कुछ इंतजार कर रहे हों। आकाश में उत्तर देश का रक्तिम झंडा लहरा रहा था। उसकी एक झलक से ही दिल धड़कने लगता था, रूह कांप जाती थी। तभी दू योंगयुआन के एक विश्वसनीय सहयोगी ने पूछा, सेनापति जी अब क्या करें? उनकी 2 लाख सेना का मकसद तो बस शहर की रक्षा करना था, उत्तर देश की मुख्य सेना से सीधा युद्ध नहीं। अब दीवार ढह गई है, उत्तर देश की सेना कभी भी घुस सकती है। अब कौन सा शहर बचा रक्षा करने को? क्या अब शरीर से ही उस विशाल छेद को भरना है? दूर उत्तर देश की सेना को देखकर दू योंगयुआन बोले, उत्तर देश ने हमला नहीं किया। इससे लगता है कि उत्तर राजकुमार अभी भी इस सेनापति से बातचीत करना चाहते हैं। तभी फिर ढोल बजे। पीछे खड़े सैनिकों को लगा कि अब फिर हमला होगा, वे कांपने लगे। पर आश्चर्य हुआ, उत्तर देश के सैनिक आगे नहीं बढ़े, उल्टे पीछे हटने लगे। उत्तर द्वार के बाहर उत्तर देश के सैनिक कम होते गए। दू योंगयुआन और उनके सैनिकों ने राहत की सांस ली। यदि तोपें और चलती तो शायद वे भी जल्द ही मांस के टुकड़ों में बदल जाते। इतनी मजबूत दीवारें भी नहीं टिकी, फिर मांस मज्जा क्या टिकता। उसी समय दू योंगयुआन ने आदेश दिया, युद्ध क्षेत्र साफ करो। आदेश होते ही सैनिक भागे। मृतकों के अवशेष हटाते हटाते उनके मन में समर्पण की भावना जाग उठी। जल्द ही समर्पण की बात सबके मन में घर कर गई। कोई नहीं मानता था कि उत्तर देश की सेना को हराया जा सकता है। उनके हथियार बहुत भयंकर थे। रात गहरा चुकी थी। दू योंगयुआन अपने कक्ष में मेज पर बैठे थे। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, उसकी ओर खाली नजरों से ताकते रहे। मन में वर्तमान हालात का विश्लेषण कर रहे थे, अब क्या करना चाहिए। सुम सम्राट के आदेश थे उत्तर देश की सेना से दिखावटी हार मानकर पीछे हट जाना। पर युद्ध तो अभी शुरू हुआ था। यदि अब सेना लेकर भाग जाएं, तो भले सम्राट का आदेश हो, राजधानी लौटने पर सजा तो मिलेगी ही। और हालात देखकर लगता था उत्तर देश की सेना इतनी शक्तिशाली, हथियार इतने भयावह, उत्तर राजकुमार के सिंहासन पर चढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। मन ही मन सोच रहे थे, झाओ राजा की सेना भी यदि उत्तर देश से भिड़ी तो भागने के सिवा कोई चारा नहीं। यदि कोई अनहोनी न हुई तो उत्तर राजकुमार ही अगला सुम सम्राट बनेगा। वैसे भी वे सुम सम्राट के पुत्र हैं, सिंहासन पर उनका हक है। दू योंगयुआन के मन में समर्पण की जड़ें जम चुकी थीं। भले भाग जाएं, अंत में जब उत्तर राजकुमार राजधानी घेरेगा तो फिर भी सामना करना पड़ेगा। पर परिवार राजधानी में है। अब समर्पण किया तो उनकी मौत निश्चित। और सेना में सम्राट के छाया रक्षक मौजूद हैं। समर्पण का विचार मन में आते ही शायद वे तुरंत कार्रवाई कर दें। तभी बाहर से सैनिक की आवाज आई, सेनापति जी, उत्तर राजकुमार पक्ष से दूत आया है। दू योंगयुआन ने तुरंत कहा, तुरंत अंदर लाओ। कुछ ही क्षणों में उत्तर देश का एक सैनिक कक्ष में दाखिल हुआ। हाथ में पत्र देकर बोला, दू सेनापति, ये हमारे महाराज का व्यक्तिगत पत्र है। दू योंगयुआन ने बिना झिझक पत्र लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते ही उनके मन की सारी चिंताएं जैसे उड़ गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उत्तर राजकुमार ने इतनी सारी व्यवस्थाएं पहले से कर रखी हैं। दूसरा पत्र पढ़कर भी दू योंगयुआन ने तुरंत समर्पण नहीं किया। पर अगले कुछ दिनों में उत्तर देश की सेना ने कोई हमला नहीं किया। जियांग शहर के सैनिक दिन रात कांपते रहे, हर पल डरते कि कब तोपें फिर गरजेंगी। ज्यादातर सैनिक समझ चुके थे, दीवार ढहने के बाद भी उत्तर देश ने हमला न करने का मुख्य कारण यही है कि उनका राजकुमार सेनापति को मनाने की कोशिश कर रहा है। सैनिकों के मन में भय की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने महान सुम के साथियों को तोपों से चूर चूर होते देखा था। लड़ने की इच्छा कब की मर चुकी थी।
अब बस समर्पण करना चाहते थे, पर दरबार कभी नहीं मानेगा। समर्पण किया तो परिवार पर क्या बीतेगी। बेशक यह फैसला इन छोटे सैनिकों का नहीं था। सब कुछ सेनापति और उनके उपसेनापतियों की मंशा पर टिका था। कई दिनों बाद दू योंगयुआन ने अपने विश्वासपात्र उपसेनापति गाओ योन को अकेले अध्ययन कक्ष में बुलाया। गाओ योन को जब अकेले बुलावा आया तो लगा सेनापति कोई बड़ा काम सौंपने वाले हैं। दू योंगयुआन उन्हें लेकर भूमिगत कक्ष में ले गए। चारों ओर देखकर पक्का कर लिया कि कोई कान लगाकर नहीं सुन रहा। फिर बोले, उपसेनापति गाओ, जानते हो क्यों बुलाया है? गाओ योंग ने सीधे कहा, सेनापति जी, आपने मुझे छोटे से बड़ा किया, कई युद्धों में साथ दिया। आपका जो भी आदेश होगा मैं सिर आंखों पर। कोई खास काम है तो कहिए, मैं पूरा करके रहूंगा। दू योंगयुआन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मन को सुकून मिला। फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं जियांग शहर से 1 लाख सैनिक लेकर निकल जाऊंगा। तुम बाकी 1 लाख के साथ शहर संभालो और उत्तर देश की सेना का ध्यान अपनी ओर खींचे रखो। ये सुनकर गाओ योंग ठिठक गया। उसे लगा था कि सेनापति उत्तर राजकुमार से समर्पण करने वाले हैं, पर असली इरादा तो भागना था। भागना तो संभव था, पर 1 लाख सैनिक लेकर जाने के बाद शहर में बचे 1 लाख उत्तर देश की सेना के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। ज्यादातर तोपों से उड़ जाएंगे। गाओ योंग के स्तब्ध चेहरे को देखकर दू योंगयुआन ने जारी रखा, जब हम निकल जाएं, तो तुम भी अपने 1 लाख सैनिकों को निकालने की तैयारी रखना। मैंने उत्तर राजकुमार से समर्पण का दिखावा किया है, इससे वे कुछ दिन शांत रहेंगे, हमें देखेंगे नहीं। गाओ योंग ने चिंता से पूछा, सेनापति जी, क्या आपको विश्वास है कि उत्तर राजकुमार आपके समर्पण पर भरोसा करेगा? दू योंगयुआन ने कहा, वह मानेगा। उत्तर राजकुमार युवा है, घमंडी है। उसके पास इतने भयंकर हथियार हैं, उसे लगेगा कि डर से मैं झुक जाऊंगा। गाओ योंग ने आगे कहा, पर यदि आप ऐसे भाग गए और जियांग शहर हाथ से निकल गया तो सम्राट। बात अधर में छूट गई। गाओ योंग को पता था, भागने पर भी राजधानी पहुंचते ही सजा मिलेगी। भागना मौत, समर्पण न करना भी मौत। फिर सीधे उत्तर राजकुमार से क्यों न समर्पण कर लिया जाए। दू योंगयुआन ने लंबी सांस ली और बोले, मैं भाग नहीं रहा, बस किसी दूसरे शहर में जाकर की राजकुमार से मदद मांगूंगा। गाओ योंग ने तुरंत सलाम किया, मैं जियांग शहर की रक्षा करूंगा, आपके निकलने के लिए पर्याप्त समय दूंगा। अचानक दू योंगयुआन को कुछ याद आया। बोले, हाँ, जब मैं निकल जाऊंगा तो किसी से तुम्हें पत्र भिजवाऊंगा। पत्र मिलते ही तुम भी निकल लेना। गाओ योंग ने कहा, जी सेनापति। अगली सुबह जब आकाश अभी धुंधला था, दू योंगयुआन चुपके से 1 लाख साम्राज्य सैनिकों को लेकर दक्षिण द्वार से निकल गए। इतनी सावधानी से कि उत्तर देश के सैनिकों को भनक भी न लगे। पीछे मुड़कर जाते हुए सेनापति और सैनिकों को देख गाओ योंग ने गहरी सांस ली। सेनापति ने हमेशा उसका साथ दिया, तरक्की दी, पर अब पीछे छोड़कर जा रहे थे। मन में अजीब सा दर्द था। सेनापति पूरे 2 लाख को साथ ले जा सकते थे, पर नहीं लिया। शायद डर था कि उत्तर देश की सेना पीछा कर लेगी और कोई नहीं बच पाएगा। 1 लाख को पीछे छोड़कर यदि पता चला भी तो वे समय खींच लेंगे। सेनापति को भागने का मौका मिल जाएगा। दू योंगयुआन की 1 लाख सेना शहर से ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक घाटी में पहुंचते ही दूर से तोपों की भयंकर गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ ही देर में उत्तर देश की सेना ने घाटी को घेर लिया। सैनिक घबरा गए। उत्तर देश की सेना जियांग शहर के पीछे कब पहुंच गई। दू योंगयुआन गरजे, घबराओ मत, मेरे साथ बाहर निकलो। ऐसा कहकर तलवार खींच ली, पर तभी दूर से फिर तोपों की आवाज, गोले आगे पीछे बरसने लगे। धूल का गुबार, धमाके, सैनिक इधर उधर भागने लगे, पता नहीं कहां जाएं। तोपें रुकी। साफ था ये डराने की चाल थी, भागने का कोई रास्ता नहीं। फिर पहाड़ की चोटी से आवाज गूंजी, महाराज का आदेश, तुम सब महान शिया के प्रजा हो, हथियार फेंककर समर्पण कर दो, जान बख्शी जाएगी। युद्ध खत्म होने पर घर लौट सकते हो। ये सुनते ही कई सैनिकों ने हथियार फेंक दिए। दू योंगयुआन चीखे, समर्पण मत करो, जो समर्पण करेगा मैं खुद उसका सिर काट दूंगा। पर अब कोई उनकी नहीं सुन रहा था। सैनिक हथियार फेंकते जा रहे थे। सब कुछ व्यर्थ समझकर दू योंगयुआन ने आकाश की ओर देखा और करुण पुकार लगाई, महाराज, आपका सेवक असमर्थ रहा, जियांग शहर न बचा सका, अब प्राण देकर प्रायश्चित करता हूं। ऐसा कहकर तलवार से अपना गला काट लिया।
सेनापति दू योंगयुआन को गला काटते देख बाकी सैनिकों ने भी प्रतिरोध का विचार छोड़ दिया। अंत में पूरी 1,00,000 सेना बंदी बन गई। उसी समय गाओ योन को दक्षिण से हलचल दिखी। कुछ गड़बड़ समझकर तुरंत जासूस भेजे और खुद दक्षिणी प्राचीर पर चढ़ गए। कुछ देर में जासूस लौटे, चेहरा पीला, आंखों में आतंक। गाओ योन ने झट से पूछा, बोलो क्या हुआ? एक सैनिक बोला, सेनापति जी को उत्तर देश की सेना ने घेर लिया। कोई रास्ता न देखकर उन्होंने खुद को मार डाला। ये सुनकर गाओ योन का चेहरा सफेद पड़ गया। जमीन पर बैठ गए, कमजोर सा। ये कैसे हो सकता है? उत्तर देश की सेना जियांग शहर के पीछे घुस आई थी। इस युग में युद्ध में शहर दर शहर कब्जा करना जरूरी होता था। शहर न कब्जे किए तो पीछे छिपी शत्रु सेना निकलकर आपूर्ति काट सकती थी। आपूर्ति कटी तो आगे लड़ने वाले सैनिक भाग खड़े होते। गाओ योन को आश्चर्य हुआ कि उत्तर देश ने परंपरा नहीं निभाई, जियांग शहर को छोड़कर सीधे पीछे चला गया। अब क्या करें? उत्तर देश की सेना पीछे पहुंच गई है, मतलब जियांग शहर चारों ओर से घिर गया। दू योंगयुआन 1,00,000 लेकर जा चुके। शहर में अब बस 1,00,000 बचे। दीवार ढह चुकी। उत्तर देश के हथियार इतने भयंकर, हमला हुआ तो शहर टिक नहीं पाएगा। गाओ योन के चेहरे पर हार की छाया छा गई। गहरी सांस ली। तभी प्राचीर के नीचे उत्तर देश का एक सैनिक दिखा। चिल्लाया, गाओ सेनापति, सेनापति दू के पास से एक पत्र मिला है, देख लीजिए। उत्तर देश के सैनिक से पत्र आया देख गाओ योन की भौहें सिकुड़ गईं। लगा समर्पण का पत्र होगा। अधीनस्थों से पत्र लिया, पर खोलते ही देखा ये समर्पण का पत्र नहीं, दू योंगयुआन का अपना पत्र था। इसका क्या मतलब? गाओ योन ने जल्दी से पढ़ा। पत्र बहुत सरल था, यदि निकलना संभव न हुआ तो समर्पण कर देना। जैसे दू योंगयुआन ने पहले से सब कुछ देख लिया हो। गाओ योन ने फिर गहरी सांस ली। उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ कि ये दू योंगयुआन का ही हाथ है। कल ही उन्होंने कहा था कि पत्र आएगा। प्राचीर पर खड़े होकर उत्तर देश के सैनिक से पूछा, क्या सेनापति दू सचमुच मर चुके हैं? सैनिक ने कहा, हाँ गाओ सेनापति, सेनापति दू ने खुद को मार डाला। पक्का जवाब सुनकर गाओ योन ने और विरोध नहीं किया। अधीनस्थों से बोले, सफेद झंडा फहराओ। ये सुनकर पीछे खड़े सबने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि गाओ योन दू योंगयुआन की मौत का बदला लेने को अंत तक लड़ेंगे। वे पहले से तैयार थे, गाओ योन को मारकर खुद समर्पण कर देंगे। जब गाओ योन ने खुद समर्पण का फैसला किया तो सब चुप रहे। सेनापति ने प्राण दे दिए, अब समर्पण ही उचित था। अंत में गाओ योन बचे हुए रक्षकों को लेकर शहर से बाहर निकले और उत्तर देश के सामने समर्पण कर दिया। कुछ घंटे बाद वीर प्रताप के अध्ययन कक्ष में वीर प्रताप मेज पर बैठे थे। सामने खड़ा मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति था। वीर प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, दू सेनापति, मेरी यह योजना कैसी लगी? दू योंगयुआन तुरंत घुटने टेककर आधा झुका और बोला, राजकुमार, आपने मेरी जान बख्शी। आज से मैं आपकी सेवा में हूँ। वीर प्रताप ने कहा, मैंने तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए लोग भेज दिए हैं। जब राजधानी में तुम्हारी मृत्यु की खबर पहुंचेगी तो दरबार उन्हें नहीं सताएगा। थोड़े दिनों बाद उन्हें उत्तर देश ला दूंगा। अभी तुम आनपिंग शहर में रहो, छिपे रहो। दू योंगयुआन ने फिर कहा, धन्यवाद राजकुमार। वीर प्रताप के लिए महान सुम के ये 2,00,000 बंदी बहुत काम आने वाले थे। प्राचीन युद्ध में शहर कब्जा करना आसान होता था, पर कब्जे वाले शहरों को संभालना कठिन। कि देश जीतने के बाद बहुत से शहरों में सैनिक रखने होंगे। यदि उत्तर देश के सैनिकों को वहां तैनात किया तो राजधानी तक पहुंचते पहुंचते कितने बचेंगे? अब ये 2,00,000 बंदी काम आएंगे। इन्हें समझा बुझाकर अपना बना लेंगे। पूर्ण निष्ठा की जरूरत नहीं। उत्तर देश के हथियार तो अभी इन्हें दिए नहीं जाएंगे। उत्तर देश के हथियारों का डर रहेगा, ये हल्के में विरोध नहीं करेंगे। कि देश की राजधानी, कि राजकुमार भवन, कि राजकुमार मेज पर बिछे नक्शे को घूरते हुए बैठे थे। मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था, उत्तर देश की सेना को कैसे रोका जाए। तभी द्वार पर एक रक्षक दौड़ता हुआ आया और जोर से बोला, महाराज, भयंकर समाचार है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राजकुमार का विचारधारा टूट गई। रक्षक का घबराया चेहरा देखकर राजकुमार कुछ क्रोध से बोले, क्या घबराहट मची है? रक्षक ने हाँफते हुए कहा, महाराज, जियांग शहर गिर गया। ये सुनते ही कि राजकुमार पत्थर की तरह ठिठक गए। क्या जियांग शहर गिर गया? कितने दिन हुए हैं? इतनी जल्दी कैसे?
रक्षक ने झट से स्काउट्स की खुफिया रिपोर्ट राजकुमार के हाथ में थमा दी। महाराज, यह मोर्चे से आई ताज़ा सूचना है, कृपया देख लीजिए। कि राजकुमार ने पत्र छीन लिया और लाल लाल आंखों से पढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ते गए चेहरा और काला पड़ता गया। अगले ही पल उन्होंने पत्र फाड़ डाला और गुस्से में गरज कर बोले, अयोग्य काय, ये दू योंगियुआन तो पूरी तरह निकम्मा निकला। 2 लाख की सेना और बस ऐसे ही गायब। सम्राट के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, खुद गला काट लिया। कि राजकुमार ने तो योजना बनाई थी कि दू योंगियुआन के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण शहरों की रक्षा करेंगे, पर अब कुछ ही दिनों में जियांग शहर गिर गया और दू योंगियुआन ने आत्महत्या कर ली। दरबार ने ऐसा निकम्मा कि देश क्यों भेज दिया। गुस्सा उतारने के बाद कि राजकुमार ने खुद को संभाला। फिर रक्षक से बोले, तुरंत सभी अधिकारियों को बुलाओ। अब दरबार की 2 लाख सेना खत्म हो चुकी थी, निकट भविष्य में और सेना भेजना असंभव। अब सिर्फ खुद पर भरोसा करना था। हर हाल में उत्तर देश की सेना को दक्षिण आने से रोकना ही होगा। जबकि देश के अधिकारियों को पता चला कि दरबार की 2 लाख सेना हार गई और दू योंगियुआन ने खुद को मार डाला, तो सबके मन में हाहाकार मच गया। 2 लाख की सेना आधा महीना भी नहीं टिकी, और वह दरबार की सेना थी। यदि उनकी अपनी की देश की सेना होती तो क्या वह उत्तर देश के हमले को सह पाती। डर तो बहुत था, पर अभी तक की देश के बहुत कम अधिकारियों के मन में समर्पण का विचार आया। कारण सरल था, इन अधिकारियों के पीछे कुलीन परिवार और बड़े जमींदार थे। वे कभी उत्तर राजकुमार को सत्ता में नहीं आने देंगे। यदि उत्तर राजकुमार सत्ता में आया तो उनकी सारी भूमि छीन ली जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए मर मिटना ही होगा। अंत में विचार विमर्श के बाद कि राजकुमार ने 1 लाख की सेना भेजने का फैसला किया। योजना थी दीचांग घाटी में उत्तर राजकुमार की 2 लाख सेना को रोकना। बेशक कि राजकुमार का इरादा उत्तर देश की 2 लाख सेना को नष्ट करना नहीं था, बस उन्हें रोकना था, दक्षिण आगे बढ़ने से रोकना था। दीचांग घाटी के दक्षिण में वानचांग शहर था। यदि वानचांग शहर पर कब्जा रखा गया तो उत्तर देश को दक्षिण जाने के लिए घूमकर जाना पड़ेगा, और कि देश में पहाड़ी इलाके बहुत हैं, रास्ते कठिन। इससे उत्तर राजकुमार की सेना को बहुत देर लगेगी। इस बार 1 लाख सेना के साथ भेदक बादल धनुष और भेदक बादल बाण भी दिए गए थे। कि राजकुमार को पूरा विश्वास था कि इससे उत्तर देश की सेना को रोका जा सकेगा। सुरक्षा के लिए उन्होंने 1 लाख की सेना तटीय इलाके के महत्वपूर्ण शहर पर तैनात कर दी। यदि उत्तर देश वानचांग न ले सका तो पूर्व से घूमकर समुद्र के रास्ते आ सकता है। पर साफ था कि राजकुमार ज्यादा सोच रहे थे। 1 लाख सैनिक क्या, पूरे की देश की सारी सेना भी इकट्ठी हो जाए तो भी उत्तर देश की सेना को दक्षिण आने से नहीं रोक पाएगी। उधर आनपिंग शहर में वीर प्रताप सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। आज का विषय था कि देश कैसे कब्जे में लिया जाए। तभी श्वेतयुआन चेन ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम सेना को 2 भागों में बांट दें। एक भाग दीचांग घाटी से दक्षिण बढ़े और वानचांग शहर पर हमला करे कि देश का पूरा ध्यान उधर खींचे। दूसरा भाग पहाड़ों से घूमकर सीधा की देश की राजधानी पर चढ़ जाए। राजधानी कब्जे में लेते ही कि राजकुमार को पकड़ ले, फिर की देश की ज्यादातर सेना समर्पण कर देगी। ये सुनकर वीर प्रताप ने थोड़ा विचार किया, फिर बोले, पहाड़ों से जाना हो तो भारी तोपें ले जाना मुश्किल होगा, पता नहीं कितना समय लगे। फिर उन्होंने आगे कहा, सबसे अच्छी रणनीति यही है, पूरी सेना एक साथ इकट्ठी हो, तेजी से वानचांग शहर पर चढ़ाई करो और फिर राजधानी की ओर बढ़ो। श्वेतयुआन चेन ने कहा, महाराज, ऐसा करने से कि राजकुमार को भागने का भरपूर समय मिल जाएगा। हमारी सेना राजधानी पहुंचेगी तब तक वह दक्षिण भाग चुका होगा। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, मुझे की देश की भूमि चाहिए। यदि वह भागना चाहे तो भाग जाए। श्वेतयुआन चेन को चिंता थी कि राजकुमार की देश में सामंत है, उसकी यहाँ अच्छी खासी ताकत है। यदि उसे न पकड़ा गया और भाग गया तो उत्तर देश की सेना की देश कब्जा कर लेगी, पर कि राजकुमार चुपके से अपने पुराने अधीनस्थों से संपर्क करेगा और देश में अशांति फैलाएगा। श्वेतयुआन चेन की सोच में कोई दोष नहीं था, पर उनका नजरिया वीर प्रताप से अलग था। वीर प्रताप की योजना थी कि देश कब्जा करने के बाद तुरंत दक्षिण नहीं बढ़ेंगे, पहले कि देश में स्थिति स्थिर करेंगे, प्रजा को शांत करेंगे। जब तक कि देश की प्रजा शांत हो जाएगी तब तक कि राजकुमार भले भाग जाए, उसके लौटने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। प्रजा का मन बदल चुका होगा।
तभी वीर प्रताप ने कहा, मैं जनरल श्वेतयुआन की चिंता समझता हूं, पर कि देश कब्जा करने के बाद मैं तुरंत नहीं जाऊंगा। कुछ समय यहीं रहूंगा, अस्थिर तत्वों को कुचल दूंगा, प्रजा को शांत करूंगा, उसके बाद ही दक्षिण बढ़ूंगा। श्वेतयुआनचेन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका इरादा समझ गया। वीर प्रताप ने कक्ष में बैठे सारे सेनापतियों पर एक नजर डाली, फिर दृढ़ स्वर में बोले, ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। तुरंत दक्षिण बढ़ो और वांचांग शहर पर कब्जा करो। सभी सेनापति एक साथ खड़े हो गए, एक सुर में बोले, हम महाराज के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद आनपिंग शहर से 1.5 लाख उत्तर देश के सैनिक रवाना हो गए, सीधे वांचांग शहर की ओर। उधर वांचांग शहर के सेनापति को जब खबर मिली कि उत्तर देश ने सिर्फ 1.5 लाख सैनिक भेजे हैं, तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। वांचांग शहर के भीतर प्रांत कार्यालय कई सेनापति इकट्ठे होकर योजना बना रहे थे। तभी मुख्य सेनापति महागुरु स्तर के चाओ शुन ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर देश ने मुझे सचमुच कमाका है, सिर्फ 1.5 लाख सैनिक भेज दिए। फिर दूसरे महागुरु स्तर के सेनापति ने कहा, चाओ सेनापति, ऐसा मत कहिए। जियांग शहर पर 2 लाख साम्राज्य सैनिक थे और उत्तर देश ने उसे आधे महीने से भी कम में हड़प लिया। यदि हम शत्रु को कम आंकेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। चाओ शुन ने तिरस्कार से कहा, दरबार की भेजी सेना तो बस निकम्मों का झुंड थी, क्या हमारी की देश की सेना से तुलना की जा सकती है? श्योन सेनापति, दूसरों की बड़ाई करके अपना मनोबल मत तोड़ो, और ऊपर से हमारे पास वांग परिवार का भेदक बादल धनुष और भेदक बादल बाण है। उत्तर देश के महागुरु स्तर के सेनापति आएंगे तो एक बाण से काम तमाम। वे क्या लाएंगे हमारे सामने? ऐसा कहकर चाओ शुन ने दीवार पर लगे नक्शे पर दीचांग घाटी के चारों ओर गोला खींचा। बोले, मैंने फैसला कर लिया, हम पहले हमला करेंगे, शहर से बाहर निकलकर उत्तर देश की सेना को घात लगाएंगे। मैं खुद देखूंगा क्या उत्तर देश के सैनिकों के 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। ये सुनते ही श्योंग युआन का चेहरा उतर गया। तुरंत बोले, चाओ सेनापति, क्या आप पागल हो गए? हमारे पास सिर्फ 1 लाख सैनिक हैं। दरबार की 2 लाख सेना उत्तर देश से हार गई और आप 1 लाख लेकर घात लगाने की बात कर रहे हैं। यदि उत्तर देश की सेना ने जवाब दिया तो वापस शहर लौटने का समय भी नहीं मिलेगा। चाओ शुन ने श्योंग युआन की ओर देखा और उदासीन भाव से कहा, श्योंग सेनापति, इस बार मैं मुख्य सेनापति हूं। तुम महाराज के आदेश से मेरी सहायता के लिए हो, बस आदेश का पालन करो। क्या तुम अपनी सीमा लांघने की सोच रहे हो? श्योंग युआन की भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा काला पड़ गया। बोले, चाओ सेनापति, मुझे दोष मत देना यदि कुछ गड़बड़ हुई, इसका परिणाम तुम संभाल नहीं पाओगे। चाओ शुन ने बेपरवाही से कहा, क्या गड़बड़ हो सकती है? दीचांग घाटी का इलाका घात लगाने के लिए इतना उत्तम है, क्या हम बस बैठे रहें कि शत्रु आए और घेर ले? सबसे अच्छी रक्षा हमला है। श्योंग सेनापति, यदि तुम्हें ये सिद्धांत भी नहीं पता तो आश्चर्य नहीं कि मुख्य सेनापति मैं हूं, तुम नहीं। यदि डर लग रहा है तो मैं तुम्हें कुछ 1000 सैनिक दे देता हूं। तुम वांचांग शहर में रहो और हमारी विजयी वापसी का इंतजार करो। श्योंग युआन कुछ कहने वाले थे पर चाओ शुन ने बीच में ही टोक दिया, बस फैसला हो गया, मेरे आदेश के अनुसार तैयारी करो। मैं उत्तर देश के सैनिकों को बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। चाओ शुन का मन पक्का देख श्योंग युआन ने और कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में एक अशुभ आभास था। उन्होंने तुरंत ही राजकुमार को संदेश भेजा, चाओ शुन की लापरवाही की सूचना दी। कुछ दिनों बाद श्वेतयुआनचेन 1.5 लाख सैनिकों को लेकर दीचांग घाटी पहुंचे, पर वे सीधे घाटी में नहीं घुसे। ऐसा इलाका था सीधे घुसते ही घात लग सकती थी। पहले उन्होंने इसी चाल से आकाश भेड़िए राजा की सेना को घेरा था। श्वेतयुआनचेन ने तुरंत अग्रिम टुकड़ी भेजी आगे की जांच के लिए। कुछ ही देर में अग्रिम टुकड़ी के सैनिक लौट आए। श्वेतयुआनचेन ने पूछा, आगे क्या हाल है? टुकड़ी के नेता ने तुरंत कहा, सेनापति जी, दीचांग घाटी के दोनों ओर शत्रु छिपे बैठे हैं। उन्होंने शक्तिशाली दूरबीनों का इस्तेमाल किया था। नंगी आंखों से शायद न दिखते, पर दूरबीन से छोटी छोटी हरकतें साफ दिख रही थीं। घाटी के दोनों ओर के पेड़ संदिग्ध लग रहे थे। कुछ लोग छिपे बैठे थे। थोड़ा विचार कर श्वेतयुआनचेन ने आदेश दिया, तोपखाने तैयार रहो। घाटी में घुसते ही दोनों ओर की सफाई कर दो। अगले ही पल ढोल बजे। श्वेतयुआनचेन के पास खड़े संदेशवाहक ने झंडे लहराए।
कुछ ही देर में तोपखाना घाटी में दाखिल हो गया। उधर पहाड़ पर घात लगाए चाओ शुन को ढोल की आवाज सुनते ही आश्चर्य हुआ। उत्तर देश की सेना घाटी में घुसे बिना ही ढोल क्यों बजा रही है? क्या उनकी घात का पता चल गया? ये सोचकर भी चाओ शुन ने ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। पता चल गया तो क्या? वे घाटी के दोनों ऊंचे किनारों पर हैं। ऊंचाई से नीचे लड़ाई लाभ की देश का। उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर की सेना घाटी में नहीं घुसेगी। ठीक उसी समय एक सैनिक दौड़कर आया। उत्साह से बोला, सेनापति, उत्तर देश के सैनिक घाटी में घुस रहे हैं। ये सुनकर चाओ शुन के होठों पर मुस्कान आई। देखा, आखिर घुसे, अब बस हमारा काम है। तुरंत बोले, धनुर्धर तैयार हो जाओ। ऐसा कहते ही चाओ शुन ने खुद भेदक बादल धनुष उठाया। इरादा था उत्तर देश के सेनापतियों को एक एक बाण से ढेर करना। पर ठीक उसी पल दूर से नरसिंघे की वून 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 आवाज गूंजी। पूरी घाटी उसकी गूंज से भर गई। नरसिंघे की आवाज सुनी पर चाओ शुन ने देखा उत्तर देश की सेना आगे नहीं बढ़ रही। चाओ शुन को हैरानी हुई। ये तो हमले का नरसिंघा था, फिर रुक क्यों गए? धनुष बाण की मार उतनी दूर नहीं जाती। यदि वे पास न आए तो निशाना नहीं लगेगा। क्या उत्तर देश के सैनिक डर गए? चाओ शुन इसी सोच में थे कि अचानक दूर से धड़ाम की भयंकर आवाज आए। अगले ही पल घाटी के दूसरी ओर से चट्टानों के टुकड़े उड़ने लगे कि देश के सैनिकों के शरीर हवा में उछल गए। यह अचानक हुआ दृश्य देख घात लगाए कि देश के सैनिक स्तब्ध रह गए। कुछ पल तो जैसे जम गए। जब होश आया तब तक घाटी में तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। असंख्य की देश के सैनिक जंगल से उड़ते हुए बाहर आए। चाओ शुन पल भर के लिए बौखला गए। ये कौन सा हथियार है? इतना भयंकर हथियार कैसे? उन्होंने सुना था कि उत्तर देश के पास रहस्यमय हथियार है, बहुत शक्तिशाली। पर उनकी नजर में वह भेदक बादल धनुष जैसा ही होगा। आज देखा तो समझ आया कितनी भूल थी। चाओ शुन ने तुरंत चीखा, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। कुछ ही देर में की देश की सेना के पीछे हटने का नरसिंघा बज उठा। पर जंगल में छिपे थे, पीछे हटना धीमा था। घाटी से निकलते निकलते उत्तर देश के गोले सिर पर गिर रहे थे। जल्दी ही घाटी कराहों से भर गई। चाओ शुन भागते भागते भारी तोपों से चूर चूर हो गए कि देश का ये विख्यात सेनापति वहीं ढेर हो गया। दूर से दूरबीन से सब देखते श्वेतयुआनचेन को लगा बस काफी है। तुरंत सेना को हमले का आदेश दिया। कुछ ही देर में दीचांग घाटी के दोनों ओर छिपे कि देश के सैनिक या मारे गए या बंदी बन गए। ये युद्ध शुरू से अंत तक 4 घंटे भी नहीं चला। उसी समय वानचांग शहर की प्रेरी मीनार पर श्योंग युआन बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। दीचांग घाटी से दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। मन में अजीब सा डर था। तभी कुछ टूटे फूटे सैनिक घाटी से भागते हुए आए। उनकी वर्दी देखते ही श्योंग युआन के माथे पर पसीना छूट गया। ये कि देश के ही सैनिक थे। दीचांग घाटी में कुछ बड़ा हो गया। श्योंग युआन ने तुरंत शहर के रक्षकों से कहा, जल्दी द्वार खोलो। कुछ ही देर में पहले भागे सैनिक शहर में दाखिल हुए। श्योंग युआन ने एक के पास जाकर पूछा, बोलो, दीचांग घाटी में क्या हुआ? क्यों भाग आए हो? सैनिक का चेहरा सफेद था। कांपते हुए बोला, आकाशीय गरज। उत्तर देश के सैनिक आकाशीय गरज बुला लेते हैं। हमारे ज्यादातर सैनिक आकाशीय गरज से उड़ गए। चाओ सेनापति का शरीर भी टुकड़ों में बिखर गया। ये सुनकर श्योंग युआन की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। जमीन पर बैठ गए। सब खत्म हो गया। चाओ शुन ने शहर में बस कुछ हजार सैनिक छोड़े थे। उन कुछ हजार से उत्तर देश की विशाल सेना का मुकाबला कैसे होगा? शहर का गिरना अब बस समय की बात थी। श्योंग युआन ने चाओ शुन की हार की खबर सुनते ही एक पल भी नहीं सोचा। तुरंत सफेद झंडा फहराने का फैसला कर लिया। जब उत्तर देश की अग्रिम भारी घुड़सवार सेना वानचांग शहर के द्वार पर पहुंची तो उन्हें प्राचीर पर कई सफेद झंडे लहराते दिखे। श्योंग युआन शहर के सैनिकों के साथ बाहर खड़ा था, सिर झुकाए सम्मान से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। श्योंग युआन के मन में प्रतिरोध का नामो निशान नहीं था। भागकर आए सैनिकों से सब कुछ सुन चुका था। उत्तर देश के हथियारों की ताकत को अच्छी तरह समझ गया था। उसे विश्वास नहीं था कि वानचांग शहर की दीवारें उन रहस्यमय हथियारों के सामने टिक पाएंगी। उत्तर देश के अग्रिम सैनिक ये देखकर स्तब्ध रह गए। वे तो द्वार के नीचे खड़े होकर चेतावनी देने वाले थे, पर द्वार पहले से खुला था और शहर वाले बस उनकी राह देख रहे थे। जब श्वेतयुआनचेन मुख्य सेना लेकर पहुंचे तो श्योंग युआन ने दूर खड़ी उत्तर देश की सेना पर नजर डाली।
मन में धक्का लगा। चाओ शुन ने तो पहले हमला किया था, पर यहाँ 1.5 लाख की सेना में एक भी सैनिक कम नहीं लग रहा था, बल्कि संख्या और बढ़ी हुई लग रही थी। बेशक अतिरिक्त सैनिक कहां से आए ये शिओंग युआन अच्छी तरह जानता था। बंदी बनाए गए सैनिकों को देखकर शिओंग युआन ने मन ही मन दीर्घ श्वास ली। सब चाओ शुन की जल्दबाजी का नतीजा था। यदि वह इतनी उतावली न करता तो शायद इतनी जल्दी हार न माननी पड़ती। पर अब सब व्यर्थ था, वह समर्पण कर चुका था। तभी श्वेतयुआन चेन घोड़े पर सवार होकर उसके पास आए। पूछा, क्या तुम वानचांग शहर के रक्षक सेनापति हो? शिओंग युआन ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी हाँ सेनापति। श्वेतयुआन चेन से निकलती भयंकर ऊर्जा महसूस कर शिओंग युआन के मन में थोड़ा भय समा गया। ये व्यक्ति महागुरु था, और कितना भयावह। क्या उत्तर देश अब इतना ऐशो आराम कर रहा है कि महागुरु को सेना का नेतृत्व सौंप रहा है? महागुरु के रहते उन आकाशीय गरज वाले हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी वे टिक नहीं पाते। शिओंग युआन को डर था, क्या श्वेतयुआन चेन उसे यहीं मार डालेंगे। तभी श्वेतयुआन चेन ने कहा, हमारे महाराज दयालु हैं। यदि तुम हमारे साथ की देश पर हमला करने में सहयोग करो तो महाराज तुम्हें बख्श देंगे। युद्ध समाप्त होने पर तुम चाहो तो घर लौट सकते हो। फिर उनकी नजर शिओंग युआन पर टिकी। तुम भी महागुरु हो कि देश में तुम्हारा पद बड़ा होगा। बहुत कुछ जानते होगे कि राजकुमार के बारे में जो कुछ जानते हो सब बता दो। शिओंग युआन ने सम्मान से कहा, जी हाँ सेनापति। फिर शिओंग युआन ने श्वेतयुआन चेन और 1.5 लाख उत्तर देश की सेना को वानचांग शहर में प्रवेश कराया। जब उत्तर देश की सेना शहर में दाखिल हुई तो सड़कों पर एक भी आम आदमी नहीं दिखा। प्रजा डर रही थी कि सेना घुसी तो लूटपाट मचेगी। सब घरों में बंद हो गए, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद। पर जल्दी ही प्रजा को एहसास हुआ, उत्तर देश के सैनिक पंक्तिबद्ध चुपचाप मार्च कर रहे हैं। किसी को छेड़ा नहीं, किसी घर में घुसे नहीं। ये दृश्य देख शिओंग युआन खुद हैरान रह गया। क्या उत्तर देश की सेना की अनुशासन इतनी कठोर है? साफ था, उत्तर देश की सेना की भयंकर ताकत सिर्फ हथियारों की वजह से नहीं, बल्कि इस कड़े अनुशासन की वजह से भी थी। ऐसे हथियार और ऐसा अनुशासन, क्या कि देश सचमुच टिक पाएगा? शिओंग युआन के मन में गहरा संदेह था। उनकी नज़र में अब की राजकुमार के पास बस एक ही रास्ता बचा था, जल्दी समर्पण कर देना। शायद उत्तर राजकुमार रिश्ते नाते को देखकर दया कर दे और बाकी जीवन चैन से जीने दे। यदि विरोध जारी रहा तो अंत सिर्फ मौत होगा। अगले दिनों में वानचांग शहर की प्रजा उत्तर देश के सैनिकों से सतर्क रही। पर सैनिक सिर्फ निर्धारित जगहों पर डेरा डाले रहे। बाहर कम निकलते थे, प्रजा को परेशान नहीं करते थे। जब लोग थोड़े ढीले पड़ने लगे तभी शहर में फिर हलचल मच गई। श्वेतयुआन चेन ने अस्थायी रूप से नियुक्त प्रांतपाल को हर घर की भूमि और संपत्ति का आकलन करने का आदेश दिया। प्रजा के मन में पहला विचार आया, उत्तर देश की सेना भूमि छीनने वाली है। आखिर उत्तर राजकुमार ने उत्तर देश में यही किया था। डर तो था, पर उत्तर देश की सेना का भय देखकर वानचांग शहर की प्रजा और कुलीन परिवारों को सहयोग करना ही पड़ा। बेशक कुछ चालाक लोग थे जिन्होंने बहुत सी भूमि छिपा ली, पर ऐसे परिवार जल्दी ही वानचांग शहर से गायब हो गए। कुछ दिनों बाद शहर में फिर से जान आए। लोग बाहर निकलने लगे। प्रजा को एहसास हुआ, उत्तर देश के सैनिक सचमुच लूट खसोट नहीं करते। कम से कम आम आदमी को कभी परेशान नहीं किया। जिन्हें सजा मिली वे बड़े जमींदार थे या कुलीन परिवार जो भूमि छिपाते थे और सहयोग नहीं करते थे। जल्दी ही लोगों को आश्चर्य हुआ, वानचांग शहर का सबसे बड़ा कुलीन परिवार की परिवार अभी भी सुरक्षित था। कि परिवार के मुखिया इन दिनों भी खुले आम घूम रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबको लगा था कि परिवार का सफाया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कि परिवार के मुखिया से पूछा, आपका परिवार कैसे बच गया? मुखिया ने बताया, हमने उत्तर देश की सेना के साथ पूरी सहयोग किया। सारी भूमि रिपोर्ट कर दी, मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया, बंजर भूमि प्रांत कार्यालय को सौंप दी, अतिरिक्त नौकर चाकर छोड़ दिए। बस कोई परेशानी नहीं हुई। जल्दी ही लोगों को समझ आया, उत्तर राजकुमार ने सिर्फ कानूनी रूप से भूमि का मालिकाना हक अपने नाम किया है, पर भूमि वापस लेने की नीयत नहीं। इतनी विशाल भूमि खेती करने की क्षमता उत्तर राजकुमार के पास नहीं है। कि परिवार के उदाहरण से वानचांग और आसपास की प्रजा और भी उत्साह से सहयोग करने लगी। जल्दी ही सारी भूमि रिपोर्ट हो गई, मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, प्रांत कार्यालय ने अचानक घोषणा की कि अब उत्तर राजकुमार के शासन में कृषि कर सिर्फ 1% होगा। कृषि से जुड़ा कोई अन्य कर नहीं लगेगा। यह नीति सुनते ही वानचांग शहर और आसपास के लोग उत्तर राजकुमार के शासन को गले लगा बैठे। सब कहने लगे, उत्तर राजकुमार दयालु सामंत हैं। यदि वे सुम सम्राट बने तो निश्चय ही दयालु सम्राट होंगे। वानचांग शहर के गिरने और वहां उत्तर देश की सेना के व्यवहार की खबर जल्दी ही की राजकुमार तक पहुंच गई। जबकि राजकुमार को पता चला कि वानचांग शहर गिर गया तो गुस्से से बीमार पड़ गए। कि देश राजधानी, कि राजकुमार भवन, कि राजकुमार बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। इसी समय उनकी रानियां और संतानें कमरे में आईं। दुखी स्वर में कि राजकुमार बोले, वानचांग शहर में 1,00,000 सेना थी, भेदक बादल, धनुष और बाण से लैस। फिर भी इतनी जल्दी हार कैसे गई? क्या उत्तर देश की ताकत सचमुच इतनी भयंकर है? सुंदर की रानी बिस्तर के पास बैठी, चिंता से बोली, महाराज, आपका स्वास्थ्य पहले महत्वपूर्ण है। हमारे पास पूर्व सूर्य शहर में अभी 1,00,000 सेना है। अभी उम्मीद बाकी है। पर ठीक उसी पल बाहर से एक सैनिक की घबराए आवाज आए, महाराज, पूर्व सूर्य शहर से अत्यंत आपात सूचना। ये सुनते ही कि राजकुमार का दिल धड़क गया। कई बार जोर से खांसे, फिर बोले, अंदर आओ। अगले ही पल सैनिक कमरे में दाखिल हुआ। घुटनों पर बैठकर बोला, महाराज, भयंकर समाचार। पूर्व सूर्य शहर उत्तर देश की नौसेना के आक्रमण से गिर गया। ये सुनते ही कि राजकुमार की आंखें अंधेरे में डूब गईं। वे बेहोश होकर गिर पड़े। महाराज, महाराज, आपको क्या हो गया? जल्दी वैद्य को बुलाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।